दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो से। मोनरोविया द कैपिटल सिटी ऑफ लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है वो मिनी अमेरिका माना जाता है और जो अबिजान है आइवरी कोस्ट की कैपिटल उसे मिनी पेरिस माना जाता है अफ्रीका का। तो मैं अफ्रीका के मिनी अमेरिका से मिनी पेरिस जाने लग रहा है आज। भाई वैसे तो मेरा प्लान था यहाँ से अबिजान ओवरलैंड जाने का बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अबिजान का जो स्टिकर वीजा है ना, दरअसल स्टिकर वीजा नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो इनकी एम्बेसी थी वो कहती है कि अब हमने ना टूरिस्ट को या जो लोग सिटीजन या रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ के उनको स्टिकर वीजा देना कर दिया बंद। हम प्रमोट कर रहे हैं अपना ई वीजा। तो फिर हमने ई वीजा लिया। ई वीजा भी नहीं आया, अभी रिसीट आई बस 73 यूरो का था शायद। अब वो ही है हमारे पास प्रूफ और कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में हो गया चेक इन वगैरह सारा प्रोसेस, कोई और था ही नहीं, मैं ही था बस लाइन में। बोले वीजा, तो मैंने वो मेरी रिसीट दिखा दी ई वीज़ा की ऑनलाइन जो पेमेंट की थी, देखी भी नहीं। जैसे मैं बोला ये मैंने पेमेंट कर रखी है, बोले हाँ रख लो। मतलब वीज़ा नहीं देखते, सिर्फ रिसीट ही देखते हैं। वीज़ा तो वहाँ देखे आगे, वो पेमेंट करो और जाओ सीधा। चलो भाई पहली सवारी मैं ही घुसा हूँ। स्वागत है शायद मेरी 84वीं या 85वीं कंट्री है ये आइवरी कोस्ट। भाई यहाँ तो यार बकवास होगी फालतू में ही। यहाँ एयरपोर्ट में घुसते इनका ई वीज़ा का ऑफिस था साइड में। मैंने जाती मेरी रिसीट दिखाई और मैं बोला एम्बेसी ने मेरे को बोला था कि ई वीज़ा ले लेना इस रिसीट के बेसिस पे। वो बोले कि आपका वीज़ा तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ, बस ये तो रिसीट है। तो मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, एम्बेसी ने तो उधर कहा था ऐसे ही करना है। बोले 48 घंटे लगते हैं वीज़ा का डिसीजन आने में, और आपने फ्राइडे को अप्लाई करा था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, आज मंडे है। तो बोले अभी डिसीजन आया नहीं, अब आप पुलिस स्टेशन जाओ और आपका पासपोर्ट यहीं जमा होएगा, और जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तब तक हम नहीं बता सकते आगे का क्या प्रोसेस है। अब भाई पुलिस स्टेशन ढूंढना है मेरे को, सामने इमिग्रेशन ऑफिसर है। पुलिस स्टेशन कहाँ है पता नहीं, ये लेके जाना है उनके पास। आ गया भाई लगेज बेल्ट पे, बताता हूँ। मेरा पासपोर्ट इमिग्रेशन पे ही है, वहीं रख लिया। बहुत लंबी कहानी है, सुनाता हूँ अभी। भाई मेरा तो रखा है दिमाग ख़राब, सही बता रहा हूँ। फुल गुस्सा आने लग रहा है मेरे को तो इन पे, इस देश पे भाई, इनकी सरकार पे, इनकी इमिग्रेशन पे और भाई इनके अफसरों पे। शुक्र है बैग तो आ गया, नहीं कुछ नहीं पता इनका। बेल्ट पे से बैग उठाने के पैसे ले ले। अब मैं बताता हूँ कहानी। एयरपोर्ट पे ना अंदर घुसते ही अराइवल्स पे अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड को ई वीज़ा का दफ्तर था। अब मैंने आपको बताया मैंने ई वीज़ा लिया, मेरी मजबूरी थी, एम्बेसी ने मना कर दिया था स्टिकर वीज़ा देने से, और बोलने ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करो और उसकी पेमेंट रिसीट लेके सिर्फ पहुँच जाना एयरपोर्ट पे, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। घुसते ही अंदर ई वीज़ा वाले खाने में चला गया। वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ एक मैं ही ऐसा आदमी था जो ई वीज़ा लेके आया हुआ था, बाकी सब पे स्टिकर वीज़ा था, फिर वीज़ा इन जैसा जो भी चीज़ थी। मतलब कोई भी नहीं लेता, वो धक्के से मेरे को ही दिलवाना था इन्हें। चलो कोई नहीं, लेके मैं आ गया अंदर दफ्तर में। अंदर दफ्तर में वो भाई फ्रेंच बोलने लग गए, उनके समझ में नहीं आई। बोले कि आपका तो वीज़ा अप्रूव ही नहीं हुआ। मैं बोला भाई एम्बेसी ने तो ये कहा था कि भी ये रिसीट है, यही वीज़ा एक तरह से, वहाँ जाके आपका स्टैंप हो जाएगा, पेमेंट करनी है, बस आपको और कोई मतलब नहीं है। बोले वीज़ा अप्रूव नहीं, और वीज़ा अप्रूव होने में 48 घंटे लगते हैं। एप्लीकेशन फाइल करे, हालांकि 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके। बोले लेकिन बीच में वीकेंड था, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, फ्राइडे के बाद आज मंडे भी पूरा चला गया। तो बोले आपका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। मैं बोला तो कब होएगा? अब कायदे के हिसाब से अगर वर्किंग 48 आवर्स भी देखे जाए और फ्राइडे को अप्लाई करा है तो कल किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। आज मंडे की रात होगी, ट्यूसडे तक तो आ जाना चाहिए। मंडे का पूरा दिन, ट्यूसडे का दिन और फ्राइडे की शाम भी थी, सैटरडे संडे को अगर ना भी गिने तो बोले भाई पता नहीं कितने भी दिन लग सकते हैं। मतलब इन्हें ये भी भरोसा नहीं है कि भी 48 घंटे में ये कर देंगे अप्रूव या नहीं करेंगे। मैं बोला अच्छा भी इलाज बताओ। एक कागज़ दे दिया, बोले पासपोर्ट यहीं जमा कराना पड़ेगा आपको। पुलिस स्टेशन बोल रहे इमिग्रेशन को। बोले पुलिस स्टेशन पासपोर्ट जमा कराओ, और बोले कि ये पर्चा से लेके जाओ। जब आप होटल में पहुँचो, होटल आपका ये टेस्ट करेगा कि इस होटल में रुका है बंदा और यहीं पे है, और साथ में आप अपनी फ़्लाइट टिकट भेजो इस देश से बाहर निकलने की। मैं बोला मैं तो बाई लैंड क्रॉस करके गाना देश में जाऊँगा, मैं फ़्लाइट से तो जाऊँगा ही नहीं। बोले वो अब हमें नहीं पता, इमिग्रेशन पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे पासपोर्ट जमा करो, ये करो। अब मैं आ गया भाई इमिग्रेशन पे, उसे ये पुलिस स्टेशन बोल रहे थे। वहाँ जाके मैं पुलिस वाले के पास जाके बैठा। जैसे ही मैं वहाँ गया ना, पुलिस वाला बोले वेलकम टू आइवरी कोस्ट, ये वो, मतलब नंबर बनाने के चक्कर में ताकि बाद में पैसे मांग सके। वो तो मैं समझ ही गया था। अब मेरे को ही पता था मेरे को इसके पास पासपोर्ट जमा कराना पड़ सकता है, तो पैसे मांगे तो मजबूरी है मेरी कि देने पड़ेंगे, क्योंकि या तो मेरा पासपोर्ट खो देंगे अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो, या ये मेरे को पासपोर्ट देंगे ही नहीं बाद में। तो अब मैं फंस चुका था। गलती की इनकी, गलती सारी इनकी है। ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, फालतू में नए नए रूल बना देंगे और बात ढंग से समझाते नहीं। अगर इतना ही वो था, मेरे को पता होता है कि मेरा पासपोर्ट यहाँ जमा होएगा, तो पहले मेरे को या तो एम्बेसी में बताते कि पासपोर्ट आपका जमा हो सकता है अगर वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, या वीज़ा अप्रूव होना भी कोई चीज़ होती है, एम्बेसी में नहीं होता है कोई नहीं। मैं फ़्लाइट लेके चढ़ा वहाँ से मोनरोविया में इनकी एयरलाइन को चेक करना चाहिए था, आइवरी कोस्ट की एयरलाइन की। तो सिर्फ रिसीट है और आपका वीज़ा बाद में आएगा और आपको पासपोर्ट छोड़ना पड़ सकता है। क्या पता मैं फ़्लाइट ही ना लेता, तब भी नहीं बताया। मैं इनके देश में लैंड हो गया, अब सीधा कह रहे पासपोर्ट जमा कराओ। अब भाई इमिग्रेशन वाला लगा रहा है मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहा है, वेलकम, आई एम लाइक योर फादर, ये है वो है। फादर है तो मदद करेगा, मदद मांगे है थोड़ी।
और भाई लगा रहा मेरा पासपोर्ट सारा स्कैन कर लिया, देख लिया भाई बहुत टाइम से लगी हुई है। वो मेरे ख्याल से नोटिस कर चुका था वीज़ा नहीं है इसके पास, तो स्टैंप मारने लगा, उससे पहले बोला एकदम पैसे दो। अब मेरे को पता था कि ये स्टैंप हो सकता है ना मारे, नाटक कर रहा हो पैसे लेने के लिए, पर मैं कर भी क्या कर सकता था क्योंकि पासपोर्ट मेरा उसके पास रहना था। मेरे को ऐसा भी लगा क्या पता पैसे लेके स्टैम्प मार के दे दे, मेरा पासपोर्ट जमा ना करे। मेरी मजबूरी तो है, मुझे उसे पैसे देने ही पड़ते, नहीं देता तो मेरा पासपोर्ट खोते या मेरा वीज़ा अप्रूव होने के बाद मेरे को पासपोर्ट नहीं देते भाई। और मेरा पासपोर्ट बहुत कीमती है भाई, आज तक की मेरी सारी ट्रैवल हिस्ट्री मेरे पासपोर्ट्स में है। दोनों पासपोर्ट मेरे इकट्ठे स्टेपल्ड है, मेरे US, कनाडा और शेंगेन वगैरह सारे वैलिड वीज़ाज उन पासपोर्ट्स में, उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आज के दिन जो हूँ उन स्टैम्प्स और उन पासपोर्ट और वीज़ाज की वजह से ही हूँ। मतलब मेरे यार सारे रिकॉर्ड्स ही उसमें है, मेरी सारी यादें ही उसमें है। तो भाई उसने ले लिए पैसे, अब मेरे से पैसे लिए उसने 10,000 सेफा, जो कि अपने इंडिया के 1400 रुपये होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा है जो कि यहाँ के लिए 1400 रुपये वो रखता है। और फिर बोलता है वीज़ा कहाँ है। मैं बोला भाई वीज़ा तो उन्होंने कहा अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो बोले पासपोर्ट यहीं रहेगा, बाद में आके वीज़ा ले जाना। तब मेरी इतना धोखा लगा यार, मतलब यार देख लो पैसे लूटने के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। मेरे से पैसे ले लिए और दिखा रहा मैं तो तुम्हारे फादर जैसा हूँ, ये है वो है। बाप लड़के से पैसे मांगता है ऐसे धक्का करके, कैसी बातें कर रहे हो। कुछ नहीं कर सकता था मैं, मेरा पासपोर्ट कर लिया जमा और भाई फंस गया। अब मैं होटल पहुँचूँगा किसी तरह, उनसे टेस्ट करा के वो ईमेल कराऊंगा, उसके बाद भी ये वीज़ा टाइम पे दे देते हैं मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को एयरपोर्ट आना पड़ेगा मेरा पासपोर्ट लेने के लिए, पता नहीं पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं पता। मेरा तो कर दिया इनने दिमाग ख़राब। और यही नहीं, जब मैं निकला ना इमिग्रेशन के दफ्तर से उस ऑफिसर के पास से, बोला रुको रुको, मैं चल पड़ा था, मेरे को वापस बुला उस इमिग्रेशन वाले ने, वापस बुला के दे रहा है जीसस की किताब इनके धर्म की। अरे मैं धर्म परिवर्तन करने आऊँगा यहाँ पे, तुम्हारे देश में घूमने आऊँ, क्या फालतू की चीज़ें करने लग रहे हो मेरे साथ। मेरा आमतौर पे दिमाग खराब होता है नहीं यार जल्दी से, लेकिन आज तो बहुत भड़क कर दी भाई इन्होंने मेरे। चलते हैं बाहर, निकलते हैं आगे भाई बाहर, बर्गर किंग वगैरह। एयरपोर्ट तो ठीक लग रहा है, काश लोग भी ऐसे होते भाई। मैं सोच रहा हूँ सिम कार्ड ले लूँ पहले। एक लड़का आया बाहर निकलते ही चिपट का सिम कार्ड मैं बोला बता दे कहाँ है, चल के रेट पूछ लेते हैं। कई सारे स्टोर है यहाँ पे, कौन सा ले, आ रहा हूँ रुक जा। विच कंपनी भाई, ये बोल रहे पासपोर्ट तो मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट के अंदर है, सिम भी नहीं ले सकता, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे को तो इन्होंने। ये भाई रेट है सेफा में, ऊपर आपको कन्वर्जन दिख गई होगी, मेरे ख्याल 700 कुछ से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। मूव का कह रहे बिना पासपोर्ट के मिल सकता है मुझे, पर मुझे लग रहा है मूव ऐसे ही बेकार सा मिलेगा। अब ये जीप भी है, पता नहीं क्या है, पूछता हूँ। अभी पता चला वो तो सिर्फ डाटा है, सिम कार्ड के रेट अलग से है। ये देखो ये तो बहुत महंगा है यार देश, मैंने सुना था काफ़ी महंगा है, सही में महंगा है। सिम कार्ड भी है 2000 का ऊपर से, मतलब 300-400 रुपये का तो सिम कार्ड अलग से है। सिम कार्ड ले लिया भाई मैंने यहाँ के 10,000 नहीं 8,000 शेफा में। अपने इंडिया की मान लो 1100 रुपये के अराउंड मान लो, 1100 रुपये में मेरे को मिले 7 GB नेट। और पैकेज मैंने थोड़ा सस्ता करा लिया, मैं बोला कॉल्स कम दे दो मेरे को, तो कॉल्स मिली है मेरे को 1000 शेफा की, उसमें शायद 90 कॉल्स हो जाती है। उतने का सिम कार्ड था, फ़ोन में डाल लिया। टैक्सी मैंने बुक कर ली क्योंकि मैं सेनेगल गया हूँ पहले, तो सेनेगल में ना टैक्सी की एक ऐप चलती है यंगो, तो मुझे पता था यहाँ उसकी टैक्सी मिल जाएगी मुझे, तो उससे मैंने टैक्सी बुक कर ली इंस्टेड की कोई ऑफलाइन फिजिकल टैक्सी लेता। ये देखो अभी इनके एयरपोर्ट के बाहर ये लगा रखा है। अभी जो अफ्रीका का CF अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हुआ था ना, जिसमें सारी अफ्रीकन टीम्स खेलती है फुटबॉल, तो वो आइवरी कोस्ट में हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है और आइवरी कोस्ट ही जीतती है। अभी फरवरी में 11 फरवरी को हुआ था अफ्रीका कप। गाड़ी मेरी यहाँ नहीं है, ये पिकअप लोकेशन है। इंटरेस्टिंगली बहुत सारी डिज़ायर गाड़ी दिख रही है सुजुकी की, अपनी भी शायद डिज़ायर ही आएगी, दिख तो नहीं रही। यही है पिकअप पॉइंट, यहीं वेट करते हैं भाई। अभी ना मैंने पुलिस वाले से मदद मांगी क्योंकि फ़ोन आ रहा था ड्राइवर का, वो फ्रेंच बोल रहा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको कुछ भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने भाई पुलिस वाले से मदद मांगी, मैं इससे बात करो और इसे बता कि यहाँ जो पुलिस वाला उसको धमका रहा है भाई, बहुत बुंडा धमका रहा है, पागल हो इतना, जैसे पुलिस वाला खुद भटका हो इतना। बोला पागल है तू, तेरे में अकल नहीं है, किधर गाड़ी ले गया, तेरा दिमाग ख़राब है, यहाँ ले गया। मतलब वो फ्रेंच बोल रहा था, हालांकि मेरे को फ्रेंच नहीं आती, पर मैं जितनी समझ पा रहा था, जितना मैंने आइडिया लगाया बस उतना बोलने लग रहा हूँ कि उसको यही कहने लो, धमका रहा है भाई, ये भाई तभी लड़ने लग जाते हैं, ऐसे ही सारे कर, ये है वो है, तेरे समझ में नहीं आती, गाड़ी कहाँ ले गया, इधर लगा गाड़ी, वो कोई जगह गाड़ी ले जाने की आ गई भाई गाड़ी। अब भाई ये और धमका रही से निकला ना भाई। सामने मेरे को फाइनली गाड़ी दिख गई, गाड़ी दिख के गाड़ी में बैठने लगा, बैठ गया मैं गाड़ी में। इसको भी भाई अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, गाड़ी में बैठ गया। फिर इतने में भाई एक सिपाही आ गया पास वाला, दूसरा सिपाही आगे भी इसको धमकाने लग गया भाई। फिर इनका कई देर रोड़ा हुआ भाई, सिपाही इसको धमका रहा है,
फिर ये मेरी बात करा रहे, बोला इससे पूछो। मैं बोला अरे मेरे को कुछ आती ही नहीं, मैं किस तरह, मैं बोला अंग्रेजी बोलता हूँ मैं। फिर बोले देखो इसे आती नहीं हमारी भाषा, ये है वो है भाई, बहुत रोड़ा हुआ मेरा दिमाग ना बिल्कुल ऐसे। रास्ते में तो आपने मेरा देखा रोस्टेड चिकन बना था, अब वो रोस्ट के साथ ग्रिल्ड फ्राइड सब कुछ हो लिया मेरा दिमाग। पहले तो दिन में वहाँ गर्मी में चलो ठीक है, एयरपोर्ट पे ठीक था, फिर फ्लाइट ली, अब भाई शाम को यहाँ पे कितने ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा यार। नए देश में जाके एक बार तो आदमी दुखी होता ही होता है, कितनी प्रिपरेशन के साथ चल लो यार। आज तो मैं अच्छे से सो के सारी चीज़ें परफेक्टली करके आया था, ये चीज़ तो होती है, पता नहीं यार पहले दिन कुछ ना कुछ गलत। और भाई लेकिन रोड जिन्होंने बहुत सजा रखी है, ये अफ्रीकन कप हुआ था ना, तो सारी जगह फुटबॉल रोड के ऊपर लाइट्स वगैरह बिल्कुल सजा रखा है एकदम ऐसा। गाड़ी अपनी आई है डिज़ायर, अपने इंडिया में जो होती है वही गाड़ी, पता नहीं इंडिया से ही मंगवाई हुई है यहाँ की, नहीं यहीं की है यार, क्योंकि अपने तो स्टेयरिंग इधर होता है, ये यहीं के हिसाब से बनी हुई है, सही है। चलो भाई पीछे होटल गया रेडिसन ब्लू वगैरह, एयरपोर्ट की रोड है, अभी तक तो सब सही लग रहा है। यहाँ से जो मेरा होटल है वो है आधा घंटा दूर। ये सारी चीज़ें मैं ना पहले ही देख के आया था नेट पे। इनका जो मेन डाउनटाउन या मेन सेंटर है ना अबिजान का, उसे बोलते हैं मारकोरी रीजन है। अब मारकोरी में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी, यूँ लगा लो पेरिस में ही रुक रहे हो आईफल टावर के साथ, वो वाले रेट है। एक रात के 8-10 हज़ार से कम का तो आपको एक जने का कुछ मिलेगा ही नहीं। 8 हज़ार भी मैं बहुत कम बोलेगा, मतलब मान लो कोई ठीक सी जगह होगी ना तो 20,000-25,000 रुपये एक रात की कीमत अफ्रीका में। सोच रहे हो आप, ये रुकने के यहाँ पे रेट है। तो मारकोरी में रुकने का फ़ायदा नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा पैसे आप स्पेंड करना चाहते हो, बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पे रुकना चाहते हो तो बात अलग है। अब भाई बहुत रिसर्च करने के बाद फाइनली मेरे को एक होटल मिला था एक नेबरहुड में, जिसका नाम है वाई से, याद नहीं आ रहा, मेरे स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो वो इलाका सही लगा मुझे नेट पे मैंने जितने भी रिसर्च करी। और यहाँ पे यांगो चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सी उस हिसाब से इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी अकोमोडेशन या रुकना है। सेनेगल वाली कहानी है सीधा। सेनेगल की कैपिटल थी डकार, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी in terms of cost of living in Africa, and then after Dakar you can consider Monrovia or Abidjan to be the most expensive cities in Africa, considering the cost of living। तो उसी हिसाब से ये भी बहुत महंगी है भाई। टैक्सी के जो मेरे रेट बने हैं वो है 5,600 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 800-700 रुपये हो गए, लेकिन आधे घंटे का सफ़र है भाई। उस हिसाब से महंगा नहीं है, महंगा तो है अब इंडिया के रेट से करोगे तो, लेकिन जिस हिसाब से बाकी चीज़ें इस देश में महंगी उस हिसाब से टैक्सी उतनी महंगी नहीं है। तो रात को आसपास कहीं खाने भी जाना हो या फिर सिटी सेंटर जाना हो मारकोरी, तो वहाँ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के 200-300 रुपये की एक साइड की टैक्सी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा आई एम श्योर। बीच में हम मारकोरी से गुजरेंगे, एयरपोर्ट है इस तरफ, फिर आते हैं मारकोरी बीच में ही, और उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें। मारकोरी बिल्कुल सेंट्रल रीजन है, एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक भी है भाई। ये सीधे हाथ को तो जो जगह है शायद है कुमानसी, जैसा मैं ड्राइवर से समझ पाया हूँ। ये भाई एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलता, मैं एक भी शब्द फ्रेंच का नहीं बोलता। मैं एक शब्द जानता हूँ उसे, वी का मतलब यस, और बोंजोर भी जानता हूँ, मर्सी भी, 3 शब्द जानता हूँ मैं, 3 शब्द। ये है भाई मारकोरी एरिया, इधर से स्टार्ट है। अभी आप देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह बड़ी बड़ी, और जैसा मैंने सुना है ऐसा लगेगा नहीं कि अपने अफ्रीका में ये इलाका देखते वक्त। बाकी भाई है तो डेवलप्ड, बाकी अफ्रीका से कंपेयर करें तो वेस्ट अफ्रीका से एकदम से ऐसे माहौल में रह के आके जहाँ पे रोडें ही नहीं होती, और मारे और बच गए भाई, ठुक लिए थे पूरे। ये बिल्डिंग सड़क तो बना दी, चलाने वाले भी तो होने चाहिए। हाँ मतलब एक ऐसे भाई पता नहीं यार, लेकिन जो भी हो ये स्काईलाइन वगैरह इनकी बहुत खूबसूरत दिखने लग रही है यार। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइटें चमक रही है, और जिस माहौल से मैं हूँ जहाँ सड़कें भी नहीं होती थी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एकदम से ये देश में आके ऐसा दिख तो रहा है कि भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में आ गया मानो जैसे। लेकिन भाई मेरे मुंह से तारीफ निकलने वाली नहीं निकले, सही बताऊँ। जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं मिल जाता ना मेरे हाथ में, अब मैं पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी। अगर मेरे पास पासपोर्ट होता ना मैं इतनी तारीफ कर रहा होता इस देश की भी, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन बस मन ही नहीं कर रहा अच्छा बोलने का इनके बारे में। यूँ लग रहा है शरीर का मेरा कोई अंग ना टूट के वहीं रह गया एयरपोर्ट पे। और मेरे को घाना का वीज़ा अप्लाई करना था, अब जब तक वो पासपोर्ट नहीं आता मेरे हाथ में, पता नहीं पहले तो वीज़ा आएगा ही नहीं आएगा, वीज़ा आएगा उसके बाद पासपोर्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिल गया उसके बाद कब मैं फिर घाना का वीज़ा अप्लाई करूँगा। अब घाना का वीज़ा अभी आने में मेरे 4-5 दिन लगेंगे, तब तक भटकता रहूँगा ऐसे ही, कुछ समझ में नहीं आने लग रहा। अब तो बस पहुँचते हैं और देखी जाएगी अब जो है। बहुत मूड ऑफ हो यार आज। हाईवे से उतर गए भाई अब हम, और अब वही टिपिकल अफ्रीका लग रहा है। दोनों साइड रेडिया, दुकानें, लोग बाग, भीड़, सड़क पे भी गड्ढे वगैरह आ रहे इधर। अब यार ये इलाका देख के लग तो नहीं रहा आसपास कोई बढ़िया खाने की जगह होगी। मेरे को उम्मीद तो थी कि यहाँ बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स, कुछ हेल्दी खाने का मिल जाएगा। जिंदगी में पहली बारी भाई किसी देश आ गया अपन बिना पासपोर्ट के।
85 देश है मेरा। पहली बारी बिना पासपोर्ट के ऐसे आऊँ देश में। ये एक है रेस्टोरेंट, ये थोड़ा बेकरी सी आ रही है तो, लेकिन खड्डे रुकने नहीं लग रहे अब रोड के। इधर तो भैया आसपास देखने से यूं ही लग रहा है कोई ठेका ठाका तो मिल जाएगा, कोई खाने की जगह नहीं दिख रही इधर। ये सारी जो अपने ठेके नहीं होते इंडिया में, उस तरह की दुकानें। आ गया भाई होटल अपना, ये है इनमें से कोई सा है। चलो आ गया भाई होटल में। रिसेप्शन वाली को इंग्लिश तो आती थी, लेकिन सीधा बोली पासपोर्ट में। बोला वही तो नहीं है। बस ये भाई अब ये कुछ जुगाड़ निकाल रही है, कह रही है रुको। कैन यू ऑल्सो टेल मी द प्राइस ऑफ द सेम रूम फॉर 2 nights इफ देयर आर 2 people? So you can choose. I think I'll just stick to this. This is chicken, right? Omelette and Yeah, chicken? chicken. Okay, I'll have this. And it ends at 9:30 in the morning. Yes, please. Okay. Masala dosa. Masala dosa. You like masala dosa? Uttapam. Utpam? Okay, there. भाई यहाँ आया तो मैं Kebab. Bread kebab. kebab. Yes. You know a lot of Indian dishes. Yes. Is there an Indian restaurant nearby? No. No? No, for Indian. I've been working in Indian restaurants. Oh, you were working at an Indian restaurant. Yeah. In Ghana. Okay. So I know. Yeah, the room is quite decent. I like it. You're welcome. Thank you. ठीक लग रहा है होटल तो। और जैसा मैंने आपको बताया भाई बहुत महंगा है ये देश। तो ये होटल ही मेरे को एक रात का $51 का पड़ा है। जी हाँ, 4,000 से ज़्यादा, 4,500-5,000 रुपये का TDS कट के आजकल पैसे एक्स्ट्रा कटते हैं। 5,000 कटे अभी मेरे कार्ड से इस कमरे के। और ये सिंगल जने का है, हालांकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। उसमें क्या है, ऑमलेट है बेसिकली। एक जने का रेट है, 2 जने का रेट इससे भी ज़्यादा है। और ये सेंटर से दूर है काफ़ी, इतनी दूर आए बाद तब हमें होटल मिला है। हालांकि होटल सही लग रहा है पर महंगा तो यार ये देश। इससे सस्ता मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। मैंने अभी जान में सस्ते ऑप्शन देखे थे, तब जाके ये फंसा है। मतलब ये भी इतना महंगा देखा जाए तो। खाना ऑर्डर करा है भाई यहाँ पे, ग्लोबो करके ऐप है, एक येलो से कलर का उसका लोगो है। उस ऐप के थ्रू इसी ने मेरी मदद करी, इसी ने ऑर्डर कर दिया। हालांकि मैं तो बाहर जाना चाह रहा था कि भी देख भी आऊँ। मैंने वैसे ही पूछ ली इधर हो जाता है, तो इसने बिठा के बोली नहीं मैं करती हूँ, इसने कर दिया। तो अब बाहर जाने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, अब खाना आने ही लग रहा है। तो जैसे ही मैं होटल में आया तो बोले चेक इन के लिए पासपोर्ट दिखाओ। मैं बोला पासपोर्ट तो है नहीं। तो बोले ऐसे कैसे चेक इन हो जाएगा। फिर किसी तरह मैंने फ़ोन में दिखाई, नहीं मनाया। अब मैं बोला मेरा फार्म भर दो, मुझे उधर भेजना है, नहीं वो मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे। तो बोले इस फार्म भरने के लिए मैं पासपोर्ट देखना पड़ेगा। और मैं पासपोर्ट वाले बोले इस फार्म के बिना पासपोर्ट नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ, सारी जगह से फंस गया। हद होगी भाई। तो बोली सुबह सुपरवाइज़र आएगा, उससे बात करेंगे। फिर अब अभी तो भेजा नहीं जाएगा, सुबह ही होगा जो होगा यार। खाना आ गया भाई 10-15 मिनट में ही। ये रोल है भाई, एक चिकन रोल सा, और साथ में लेमनेड मंगाया था, और पता नहीं क्या है ये, जो भी है ग्लूकोन-डी सा लग रहा है। ये भाई 4400 का है, यानी कि इंडिया के 600 रुपये से ज़्यादा का, 600 ज़्यादा ही बना शायद। हाँ, 7.3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इंडिया का रेट। देख लो भाई कितना महंगा है। अपने इंडिया में कितने का आ जाता है, 150 रुपये का आ जाता है ये सारा सामान, 200 का आ जाता है यार मैक्सिमम। हदें होगी भाई यार। अभी देखा है या भी सही में पागल है गए इस देश के लोग। देखना बीफ दे दिया, बीफ वाला सैंडविच दे गए। चिकन कही थी मैंने, चिकन के साथ में बीफ भी था फ्रेंच में। अच्छे पागल है यार, किस देश में आगे फंस गया मैं। दिमाग खराब कर दिया यार सही में। और वो ऑर्डर पूछ रही है मेरे से रिसेप्शनिस्ट, मैं हिंदू हूँ। बोली हाँ हिंदू ये खाते, हिंदू आलू खाते हैं। बोली मुझे पता है, मैं अपने आप ऑर्डर कर दूंगी हिंदू लोग क्या खाते हैं। इतना नहीं पता तुझे कि बीफ नहीं खाते। भाई यार ये देख लो फोटो, इनके पोस्टर देख लो कमरे में, ये देख लो। अभी नजर गई मेरे तो पेरिस, ये इनके हाल है पेरिस के। नाम टेक दिया पेरिस, यो ऐसा खंबा कड़े चलाओगे। पेरिस ये नहीं है, पेरिस का गंद गंद था लिया, सारी फालतू की चीज ले ली पेरिस की। जितना डंगा है गंदगी सारा, कुछ सुथरी चीज भी ले लो। Is it okay? It has beef. There is beef inside. अरे भाई कोई धक्का है क्या, मतलब इतना अच्छा बनने की भी नहीं कोशिश करनी होती। गेस्ट आया भाई, मैं परेशान हो गया हूँ, थका हुआ दिख रहा है। मैंने उससे ऐप पूछा, मैं ऐप बता दे मैं खुद खाना ऑर्डर कर लूँगा। बोली नहीं मैं करूँगी, इधर आओ मेरे साथ बैठो। बिल्कुल मेरे को जान करके साथ में बिठा लिया, रुको मैं ऑर्डर करती हूँ, ये देखो। मैं बोला ठीक है मेरा खाना आ जाएगा, मेरे को बुला देना। बोली नहीं आने वाले, यहीं बैठे रहो, कमरे में मत जाओ। मतलब यार हद है यार।
उसको दे आया मैं तो रिसेप्शनिस्ट को, माँ तू ही खा ले ये। पहले उसके पास खुले भी नहीं थे, जो डिलीवरी करने आया था लड़का, उसको ही मैंने फालतू पैसे दिए मजबूरी में, खुले नहीं ले गया था वो। ये 600 का भी 700 का पड़ा, ये डंगा, और उधर वो इमिग्रेशन वाला लेके बैठ गया, ना पासपोर्ट दिया ना इधर इनने वो फार्म सा भर के भेजा। कई दिमाग खराब कर दिया यार सही। मेरे को इसलिए ना ये फ्रेंच बोलने वाले देश बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को इसलिए इस भाषा से ही नफरत है भाई। इनका जो एटीट्यूड होता है ना हर चीज़ के प्रति, पता नहीं, एक तो अपने आप को समझते क्या है। इसलिए ना भाई मैं, आप किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में जैसे मैं गया लैटिन अमेरिका में, भाई मन करता था इनकी भाषा सीखते। इसकी बेचारी की चलो नहीं है इतनी गलती, ठीक है, ये अपनी तरफ से फ्रेंडली हो रही थी, मेरी मदद करना चाह रही थी अपनी जगह, ठीक है, मैं गुस्से में ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, चलो कोई नहीं, मदद कर रही थी। पर यार हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम कर रही है यार, फिर मैंने नू कहने लग रही है जब मेरा खाना आ गया, आए पाछा मैंने नू बोली कि ठीक है मेरे को इनवाइट नहीं करा। मगर तेरे खातर आ रहा हूँ मैं डटन, किसी बात करे यार। और मैं इनका ही नहीं, एक और बात इनकी फ्रेंच वालों की, ये मैंने सारे वेस्ट अफ्रीका में देख लिया, मेरे देश ही 2 पसंद आए, गाम्बिया और एक सीरा लियोन, लाइबेरिया काम चलाऊ था। और यही जो देश थे इंग्लिश स्पीकिंग, गाम्बिया सीरा लियोन ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब ठीक है गुलाम हम भी थे इन अंग्रेजों के, पर पता नहीं भाई इन्हीं देशों में मेरे को तो ठीक लगा। चाहे अगर आपको फ्रेंच नहीं आती ना इन देशों में भाई, आपको ये पता नहीं क्या लिखा, ये तो बेचारी चलो बोल रही थी इंग्लिश, उस मामले में इसकी गलती नहीं है। पर अब ये पुराने एक्सपीरियंस ना मेरे सारे याद आने लग रहे हैं। मोरिटानिया में यूं हर जगह फ्रेंच बोल गए, समझेंगे अपने आप को, पता नहीं भाई नेपोलियन है यार, इंग्लिश ना तुम क्या। अरे भाई कौन 10 आदमी से मेरे को एक आदमी गिना दो पूरी दुनिया के सबसे मशहूर आदमी, एक आदमी बता दो जो फ्रेंच बोलता हूँ। और अंग्रेजी बोलनी है सारे, मैं यूं नहीं कह रहा हमारी भाषा अंग्रेजी है, मैं अंग्रेजी ठीक है, हम भी गुलाम थे, हमें भी गुलामी से आई हमारे अंदर वो भाषा, हमारी भाषा नहीं है ये। पर भाई एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, पूरी दुनिया इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ जाके आप फ्रेंच बोल के काम चला लो, नहीं चलेगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, वहाँ जाके आप इंग्लिश बोल के काम चला लो, बिल्कुल एक तरफा चलेगा। ये नहीं समझेंगे ये बात। भाई एक और रोल मंगाया मैंने फिर उसी ऐप से, उसी जगह से, ये चिकन का है, पर ये भी बेकार है, टेस्ट में तो बिल्कुल ही बेकार है। आज तो दिन ही खराब है, कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं सुबह उठ गया 8:30 बजे, टेंशन में। उठते ही मैंने जाके इनसे वो टेस्टेशन फॉर्म भरवाने का बोला रिसेप्शन पे। ये बोले ये जो फॉर्मेट आपने हमें दिया है हमें नहीं पता आप ये कहाँ से लाए, इमिग्रेशन वालों से लाए, कहाँ से लाए, हम अपने फॉर्मेट में अटेस्टेशन फॉर्म भर के दे देंगे। तो इन्होंने दे दिया वो मैंने ईमेल भी कर दी, उसमें होटल बुकिंग तो आएगी, मैंने फ़्लाइट टिकट भी बनवा के ईमेल कर दी इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को। अभी तक मेरा ई वीज़ा नहीं आया, पासपोर्ट की कोई अपडेट नहीं है। दोपहर के बज चुके हैं 12:15। अब ये सब काम करके ब्रेकफास्ट करके मैं कमरे में काम करने लग रहा था, बेड पे लेटा हुआ, इस देश के बारे में ही पढ़ रहा था, वीडियोस बनाने के लिए नॉलेज ले रहा था इस देश की सारी हिस्ट्री और सारी चीज़ों के बारे में। अब तभी मेरे को क्या होता है, कुछ फील होता है कि यहाँ पे कुछ है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो मूसा था, चूहा, तो वैसे तो चुईया सी थी, मुष्टी सी थी कोई छोटी, तो इसमें से निकलती भी नहीं, मैंने इसमें से घुसती भी देखी, उसको मैंने इसमें घुसते हुए देखा। अब यूँ नहीं बताओ कमरे में ऑलरेडी थी या फिर यहाँ से निकल के आई थी, थोड़ा सा घूम के वापस अंदर चलेगी, घुसते हुए देखी। उसी टाइम मैंने जाकर रिसेप्शन में बताया। अभी इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे कि बहुत आम बात है यहाँ पे। अब जो मेरा एक दोस्त है जो बेल्जियम में रहता है, जिसका नाम बाबकेन है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसे भी आ जाना है यहाँ पे। तो मैंने कमरा एक्सटेंड करा लिया 2 रात, और मैं बोला कि भी बड़ा बेड दे दो मैं, कि मेरा दोस्त आएगा, हम दोनों लड़के इस छोटे से बेड में फिट नहीं आएंगे, या फिर कोई गद्दा दे दो। तो इन्होंने बड़ा कमरा दिखाया था, बड़े कमरे के मांग रहे थे कि भी बोले $300 का है 2 रात का बड़ा कमरा, मतलब $150 एक रात का। ये कमरा $50 और इससे थोड़ा सा बड़ा वो सीधा $150। तो मैं बोला रहने दो, हम इसमें ही एडजस्ट कर लेंगे, गद्दा देने से मना कर दिया इन्होंने। अब मैंने इनको ये बताया चूहा, तो इनके लिए तो बहुत आम बात थी, आके लगा गए, पर इसमें भी जगह छूट रही है, अभी तक इनसे फिक्स ही नहीं हुआ। अब बॉबकेन है वो स्टिकर वीज़ा लेके आया था बेल्जियम से, तो वो बाय लैंड आने लग रहा है, वरना हम साथ ही आते बाय लैंड, पर मेरे को स्टिकर वीज़ा नहीं मिला और इतनी ज़्यादा परेशानी हुई जो आपको पता ही ऑलरेडी। तो बॉबकेन बताया रास्ते में वो जहाँ रुका है वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही हिसाब किताब है, छिपकली लिया थी उसके कमरे में, अंडे दे रखे हैं बेड के साइड में। तो ऐसा बेकार हिसाब ही है अफ्रीका में, पैसे दिए बाद भी ना मतलब आपको सर्विसेज नहीं मिलती, ये चीज़ तो है यहाँ पे। बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पे ट्रैवल करना ना। और मैं पिछले इतने टाइम से यहीं पे कर रहा हूँ, अक्टूबर से मैं अफ्रीका ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बीच में बस 1-2 दिन यूरोप गया था, वो तो चलो ट्रांजिट था 1 दिन का, बाकी अक्टूबर से इंडिया गया हूँ या तो, या 1 दिन यूरोप गया हूँ। तो ना मैं इस माहौल का काफ़ी आदी भी हो चुका, पर दिमाग भी ख़राब होता है यार। अब आएंगे तो आएंगे, पता नहीं इतनी देर में वो मूसा दोबारा बाहर निकल जाए, आ जाए, कपड़ों में घुस जाए, बैग में घुस जाए, कुछ कुतर दे, क्या इलाज है। इंतज़ार करो भाई अब। बट देयर इज स्टिल सम स्पेस हियर,
Can you do one more here? Because see, it can come again. Boy is go to ça. Il va Okay, venir. and here? Here? Et puis ici. Yeah, because there's space here. It Non, can ça come peut pas again. rester comme ça. On va mettre un ici et puis un ici. Okay. Musla is mouse. Musla, mouse. Musla, friend. Oh, this is musla. What is Souris. Suri? Okay. We call it musa. Suri, in my language, musa. अंदर घुस गया वो ऊपर, ये देखो Comme ça, filasse, non? अंदर चला गया। Non, c'est fini. ये जो चीजें यहाँ पे होने लग रही है ना, ये अगर यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में हो रही होती ना, तो पता नहीं होटल से आदमी कितनी कंपनसेशन ले ले, क्या कह दे कि भाई मैं तो शॉक में चला गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी कह दो, कुछ भी क्लेम डाल दो भाई। और क्या पता भाई किसी आदमी को सही में दिक्कत हो ऐसी चीज़ों से। चलो अपन तो थोड़े रफ एंड टफ है, नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं, यहाँ पे भी आज चूहा कोई नहीं। कोई आदमी भाई सही में लोगों को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से यार, वो तो लोगों को। और कोई आदमी इतने पैसे दे के ऐसी जगह पे रुकने लग रहा है, और फिर तुम ये चलो कोई चीज़ आ गई ठीक है, उसके बाद सर्विस क्या देने लग रहे हो, कमरा तक ही नहीं बदलते, और उसका वो भी अभी तक ठीक ही नहीं करा। अभी ये खुला पड़ा है, दोबारा निकल के आ जाएगा, मेरे बैग में घुस जाएगा। अब मेरे तो क्या है, कोई नहीं घुस गया, निकल जाएगा, कपड़े धुलवाने होंगे तो धुलवा लेंगे। कोई आदमी जिसके सही में दिक्कत हो, हार्ट अटैक आ जाए और कुछ हो जाए, वो तो भाई इन चीज़ों के लिए ना अफ्रीका में तैयार होकर आना पड़ता है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, क्या कर लोगे आप। तो ऐसी चीज़ें, जैसे कल मेरा पासपोर्ट उधर पड़ा है, कोई रिसीट तक नहीं दी, होटल में क्या कुछ होने लग रहा है। चाहे भाई ये मिनी पेरिस हो अफ्रीका का, लेकिन भाई पेरिस कभी भी नहीं बन सकता, ये इनका बैम है मिनी पेरिस। नाम तो तुमने रख दिया मिनी पेरिस, हर कमरे में इन्होंने पेरिस की फोटो लगा रखी है, आईफिल टावर की फोटो लगा रखी है, पूरे होटल में पेरिस 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 पेरिस। अरे तुम 1% भी उनकी सर्विस देते हो क्या? यूरोप में जो सर्विस होती है उन देशों में, ठीक है पैसे तो तुम उनसे भी ज़्यादा ही ले रहे हो, मान लो, चलो उन जितने ले रहे हो मान लेते हैं, सर्विस दे रहे हो उसकी 1% भी। पेरिस किस बात का पेरिस? और अफ्रीका में जो लॉज है ना, वो सिर्फ कागजों में ही है, प्रैक्टिकली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। अपना इंडिया तो बहुत सही है भैया, अपन जो लोग सोचते हैं ना कि इंडिया का कानून ये है वो है, ये तो अपने आगे कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तो। अब भाई ये इनकी असलियत है, इनको अच्छा लगे बुरा लगे तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग इंडिया के बारे में बोलते हैं, भाई इंडियंस डिओड्रेंट नहीं लगाते, इंडियंस में से बदबू आती है, सड़कों पे गाय घूमती रहती है, टॉयलेट टूटे फूटे है, टॉयलेट है ही नहीं इंडिया में, गंदगी बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, कर रहा हूँ मैं तो, एक्सेप्ट करता हूँ मैं तो हमेशा, जो चीज़ है वो सच्चाई है भाई, हमें सुधारनी चाहिए वो चीज़। ये चीज़ थोड़ी है कि मैं कहने लग दूँ नहीं इंडिया में गाय सड़कों पे नहीं आती, नहीं इंडिया में गौ मूत्र नहीं पीते, नहीं इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, इंडिया बहुत साफ है। क्यों भाई? जब जो चीज़ सच्चाई बोल रहा है अगला, तो वो एक्सेप्ट करो और सुधारो। वही चीज़ ये नहीं करते। लेकिन कल इनकी एक रिसेप्शनिस्ट भी मेरा यूट्यूब देख के बोलने लगी, हाइती वाली वीडियो देख के बोल रही है, गॉट अटैक्ड इन द पूरेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस कंट्री। और मैंने बता रखा है कि भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अमेरिकाज कॉन्टिनेंट्स की सबसे गरीब कंट्री है और सबसे डेंजरस कंट्री मानी जाती है। और सही में मेरे ऊपर अटैक हुआ है, वो आदमी मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, उससे जाके मैं लड़ा हूँ। बोल रही है कि तुमने ऐसे क्यों लिखा, गॉट अटैक। मैं वीडियो देख, मैं ये अटैक नहीं है और क्या है। तो बोली अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, तुमने यूँ क्यों लिखा पुअरेस्ट कंट्री। मैं बोला डाटा निकाल, अमेरिकाज की कौन सी है पुअरेस्ट कंट्री, हैती नहीं है तो बता मेरे को। अरे जो चीज़ हो तुम वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हैती भी फ्रेंच कॉलोनी थी, ये देश भी फ्रेंच कॉलोनी, हैती में भी सारे ब्लैक्स है, इधर भी सारे ब्लैक्स है, तो इनको दुखता है ना कि भी उनको क्यों बुरा बोल रहा है। अरे बुरा तो मैं बोल लूंगा, तो तुम सुधार लो, तुम इतनी दिक्कत है तो। इंस्टेड किया अगले का मुंह चुप करा रहे हो। जो चीज़ है उसे एक्नॉलेज करो, जो गलती है उसे एक्नॉलेज करो और उसे सुधारो और एक्सेप्ट करो, बात खत्म। ये क्या कि उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करना और कह देना कि भी नहीं हम तो सबसे अमीर है, हम सबसे डेवलप्ड है, हम पेरिस है, ये अफ्रीका में बेस्ट जगह है, हमारी सर्विस सबसे अच्छी है ही नहीं। जब खोखली सर्विस है तुम्हारी, खोखला पेरिस हो तुम, पेरिस का बाल भी नहीं हो तुम, सही बता दूं। Let me open it for you. Yeah. तो भाई मैंने 11:50 पे मूसा देखा था, चूया, और अभी वक्त हुआ है 12:52। फाइनली ये इसे ठीक कर गए। 1 घंटा कुछ मिनट मेरी खराब हुई। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये काम ही आराम से कर लेते और मेरे को दूसरा कमरा दे देते, बात ही खत्म। पर ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आती भाई, पता नहीं क्यों नहीं आती। और कॉमन सेंस है यार,
हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चला रहे हो, इतनी तो अकल होनी चाहिए। चलो इन्होंने अपना काम करा ठीक से, बेचारे आए 2-3 जने लगे, पहले इन्होंने इस पे लगा दिया, पर फिर भी इवेंट में नीचे जगह थी। मैं बोला ये कौन करेगा, मतलब मैं ऐसे काम करवाने लग रहा हूँ ठीक जैसे कि मेरा अपना घर है और मेरे घर में कोई खराबी आ गई, मैं पैसे दे के रुका हूँ भाई, यहाँ पे सर्विस लेने लग रहा हूँ तुम्हारी, और फिर मैं ही टाइम खराब करके मैं ही ठीक करवाने लग रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को भाई पसंद नहीं आई। नो प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स क्लीन नाउ, इट्स क्लीन, नो प्रॉब्लम। या थैंक यू। ये जो भी टाइम था, जितने सारे लोग आ जा रहे थे, कहीं चुईया ही बाहर निकल के ना आ जाए, ना मैं कुछ और काम कर पाया, ना मैं कोई मीटिंग ले पाया, ना मैं अपना पढ़ पाया। ये सारा टाइम मेरा खराब हुआ। इंस्टेड मेरे को दूसरा कमरा देते, 2 मिनट में अपना बैग और सामान उठा के दूसरे कमरे में रखता, मैं पूरा दिन लगे रहते चाहे लोग इस पे, ना मेरी सिरदर्दी ना इनकी सिरदर्दी। पता नहीं यार क्या चलता है दिमाग में। अब भी फिर इनने इसके अंदर पता नहीं क्या क्या लगाया, पीओपी वगैरह वो अंदर से ब्लॉक करा, फिर इवेंट का कवर बदला, फिर ऊपर लगा के इसकी सफाई सी करके चले गए। पर भाई मेरे समझ में नहीं आता ये किस तरह काम करते हैं यार लोग। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी भी अपन 100% श्योर नहीं है कि वो चुईया इसके अंदर जा चुकी अंदर। क्या पता जब मैं रिसेप्शन पे शिकायत करने गया था उस टाइम ये खुला था, तो क्या पता वो निकल गया अभी भी कमरे में, कहीं मेरे बैग में सामान में, कुछ नहीं पता है, कहीं और छुपी हुई वो बेड के नीचे और कहीं। तो ये बस अपन गैस कर रहे हैं कि शायद वो जा चुकी होगी। इंस्टेड ये मेरे को दूसरा कमरा दे देते यार, इस कमरे की अच्छे से सफाई कराते, टाइम लगा के इसको ठीक करते। ये प्रोटोकॉल होना चाहिए था यार। चलो अब क्या इलाज है। भाई मेरा दोस्त आ गया बापकेन, और अब ये आके इनके साथ लग गया फ्रेंच में बात। अब भाई मेरे को इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ी ना दिल को कि एटलीस्ट कोई तो आदमी है जो भाषा बोल सकता है, जबान बोल सकता है। मैं पागल हो लिया कल से जब से इस देश में हूँ, कोई दुखी हो लिया। अब ये मेरे को मिला था मोन्ट्रोवियो में, आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखा होगा, ये बोल लेता है कोई ज़बान है। अब इसके आए बाद मेरे थोड़ी ठंडक पड़ी है भाई, चलो ये बात कर लेगा, क्योंकि किसी के कुछ समझ में नहीं आती। एटलीस्ट रात को जो लड़की थी वो तो बोल रही थी अंग्रेजी, और तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलने लग रहा था भाई। What were they saying? What was he saying? Do they have another towel? Yeah, he was like, I need to check if there's 2 towels in the room or if I can bring any additional. So. तो भाई होटल हमने लिया है 2 जनों के लिए, we paid for 2 people and I think they've not even got an additional towel for the 2 of us. पता नहीं भाई। Welcome to We Africa. need to share the towels. We're going to share the bed as well. I don't mind sharing the towel too. भाई ये छोटा सा बेड है, इस बेड पे अब हम दोनों सोएंगे। बाप के ना गया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे अर्मेनिया से रहता बेल्जियम में, और थोड़े दिन पहले आपने मेरी बेल्जियम की वीडियोज में देखा था, मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। नॉर्थ में बोलते हैं डच, साउथ में बोलते हैं फ्रांस, और जर्मनी के साथ वाले रीजन में बोलते हैं जर्मन भी, और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये 4 लैंग्वेज तो वहाँ पे बोलते ही है। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस आपको आती है वो अलग है। अब ये अर्मेनिया से है, वहाँ पैदा हुआ था, तो ये अर्मेनियन भी बहुत फ्लुएंटली बोलता है। उसके अलावा इंग्लिश तो बोलता ही बोलता है, साथ में थोड़ी बहुत स्पेनिश भी बोल लेता है, रशियन भी, और फ्रेंच, पोर्टुगीज़, पता नहीं क्या क्या भाई। तो कितनी होगी? फ्रेंच, डच, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, पोर्टुगीज़, इटालियन, 8 लैंग्वेज बोलता है भाई ये बंदा। देख लो, कमाल हो गया। एक अपन है हिंदी इंग्लिश बोल के छोटे हो जाते हैं कि हमें तो 2 भाषा आती है। ये भाई इस मामले में खतरनाक होते हैं यूरोपियंस। मैं अपना काम कर रहा था, बाकी वापस काम पे बैठते हैं। तो भाई मैं और बाप के जाने लग रहे हैं अब जिम में, शाम का टाइम है। यहीं पे व्हाट सिटी इज़ दिस? अभिजान, या समटाइम्स आई फॉरगेट वेयर आई एम बिकॉज ऑफ सो मच ट्रैवलिंग। तो भाई अभिजान में होटल से अब हम जिम जा रहे हैं, मैं और बाप के पास में ही। बाप के ने कोई जिम देख लिया था आते हुए, उधर जाके एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद शाम को खाना खुना खा के सो जाएंगे। पासपोर्ट मेरा अभी तक नहीं मिला, कल देखते हैं एयरपोर्ट जाके मिल जाता है तो। बाकी यार ऐसा ही था आज का दिन, मैंने घर पे रह के काम करा काफ़ी लैपटॉप पे। कल देखते हैं, कल शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, इस देश के बारे में आपको बातें बताऊंगा और देश घूमेंगे। Papayas, she took them already. इधर से ले लिए भाई केड़े, 5 केड़े 500 फ्रैंक के, यानी कि 35 रुपये के। कोई इतने महंगे तो नहीं थे जिस हिसाब से देश महंगे। 7 रुपये का 1 केड़ा है। आगे भाई जिम, लोकल जिम। ओहो भाई बहुत ही गर्मी है, पसीने आएंगे, बहुत उमस हो रही है। अच्छा नहीं, आगे थोड़ा ठीक है। वो पिछला जिम तो भाई एक कमरा सा था बस, उसके बाद हम इस जिम में आए। ये भी एकदम लोकल जिम है, देखो बिल्कुल लोकल। बाहर यहाँ से नज़ारा है सड़क से, नीचे सड़कों का, अभी से जाने की सड़कें। और अभी हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू, मैं और मेरा दोस्त बापकेन। चलो भाई, गर्मी बहुत भयंकर यहाँ पे।